हाय फ्रेंड्स, आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है रोबोटिक्स। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा रोबोटिक्स। बात करेंगे किसकी? रोबोटिक्स और रोबोट की मूल अवधारणा। मतलब शुरुआत करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले देखेंगे रोबोटिक्स क्या होता है। तो ये हमारे विज्ञान और इंजीनियरिंग की वो शाखा है। ये हमारे क्या विज्ञान और इंजीनियरिंग की वह शाखा है जो हमारे रोबोट के डिजाइन, निर्माण, संचालन, उपयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये हमारे रोबोट के डिजाइन, निर्माण, संचालन, उपयोग से संबंधित है। ये हमारे मुख्य रूप से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई, इसका एक संयोजन है क्या? रोबोटिक्स। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य ऐसी मशीनें बनाना है जो इंसानी बुद्धि और श्रम की जगह ले सके। तो इसका उद्देश्य क्या है? ऐसी मशीनें बनाना जो इंसानी बुद्धि और श्रम की जगह ले सके। ये तो हमने रोबोटिक्स के बारे में देखा। अब हम बात करें रोबोट के बारे में। रोबोट क्या है? रोबोट क्या है? एक ऐसे प्रोग्राम वाली एक मशीन होती है। तो ये क्या है? एक प्रोग्राम की किए जाने वाली एक मशीन होती है जो अपने आप मतलब स्वायत्त या किसी इंसान के थोड़े से नियंत्रण मतलब अर्ध स्वायत्त के साथ कार्य करती है। या तो ये स्वायत्त रूप से कार्य करती है या फिर इंसान के थोड़े नियंत्रण में मतलब अर्ध स्वायत्त रूप से कार्य करती है। बात करें रोबोट की, तो रोबोट की कैसा होता है? रोबोट क्या इंसान की तरह दिखे ये कोई जरूरी नहीं है। तो रोबोट क्या इंसान की तरह दिख भी सकता है या फिर नहीं भी दिख सकता, या फिर कारखानों में काम करने वाले विशेष आकार के, जिन्हें हम इंडस्ट्रियल रोबोट्स या ड्रोन्स कहते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो रोबोट्स हमारे इंसान की तरह दिख भी सकते हैं और नहीं भी। उदाहरण के लिए देखें तो बिना ड्राइवर वाली जो कारें होती है, ऑटोनमस कारें, उड़ने वाले ड्रोन होते हैं, अस्पतालों में इस्तेमाल किए जाने वाले सर्जिकल रोबोट होते हैं। ये कुछ रोबोट होते हैं जो रोबोट की तरह इंसान की तरह नहीं दिखते लेकिन फिर भी रोबोट होते हैं। अब हमारी परीक्षा में आने वाली खास बात कौन सी है? हमारे आइजैक अजीमोव के रोबोटिक्स के नियम। किसके? अजीमोव आइजैक के रोबोटिक्स के नियम की बात करें तो प्रसिद्ध विज्ञान कथा लेखक हमारा आइजैक अजीमोव थे। उन्होंने 1942 में अपनी कहानी में रोबोट्स के लिए एक नैतिक ढांचा मतलब एथिकल फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया था। कब? 1942 में। जो आज भी एआई नीतियों को बनाने में प्रासंगिक है। बात करें इनका पहला नियम क्या था? पहला नियम ये था कि एक रोबोट कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो पहला नियम क्या था इसका? एक रोबोट कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, न ही अपनी किसी निष्क्रियता से इंसान को नुकसान होने देगा। मतलब कुछ करने से भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और कुछ नहीं करने से भी इंसान को नुकसान नहीं होने देगा। दूसरा नियम आता है हमारा कौन सा? दूसरा नियम कहता है कि रोबोट को इंसान द्वारा दिए गए हर आदेश का पालन करना होगा, बशर्ते वो आदेश पहले नियम का उल्लंघन न करता हो। तो बात यह है कि पहले नियम का उल्लंघन किए बिना रोबोट को इंसान के द्वारा दिए गए हर आदेश का पालन करना होगा। तीसरे नियम की बात करते हैं, एक रोबोट को अपने अस्तित्व मतलब सेल्फ प्रिजर्वेशन की रक्षा करनी होगी। मतलब एक रोबोट को अपने अस्तित्व की रक्षा करनी होगी, लेकिन ये रक्षा पहले और दूसरे नियम के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। इंसान को नुकसान पहुंचा के वो अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं करेगा। तो तीसरा नियम हमारे रोबोट्स का। बात करें शून्यवा नियम मतलब जीरो नियम की बात करें, जिसे बाद में जोड़ा गया था, जिसके अनुसार क्या रोबोट क्या पूरी मानवता को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे हमारे रोबोट्स का जो मूवीज है, जैसे उनके अंदर क्या है, हमारे रोबोट्स क्या करते हैं? इंसानों को मारने की कोशिश करते हैं। तो शून्यवा नियम क्या कहता है, जिसे बाद में जोड़ा गया था, इसके अनुसार रोबोट पूरी मानवता को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ये नया नियम किसी एक इंसान के व्यक्तित्व हित से ऊपर उठ के पूरी मानवता की भलाई को रखता है। कौन सा? शून्यवा नियम। बात करें शासन मतलब गवर्नेंस में इन नियमों का उपयोग की, तो आज के समय में ये जो नियम है एआई को नियंत्रित करने, सुरक्षा नीतियां बनाने और स्वायत्त रोबोट्स जो ऑटोनोमस रोबोट्स की जवाबदेही तय करने के लिए एक दिशा निर्देश की तरह काम करते हैं। चारों के चारों नियम जो किसने दिए थे? आइजैक अजीमोव ने। कब? 1942 में। अब हम देखेंगे रोबोट के घटक। किसकी बात करें? रोबोट के घटक मतलब कंपोनेंट ऑफ रोबोट की बात करें तो कोई भी रोबोट कुछ हिस्सों से मिलकर बना होता है। बात करें कौन कौन से हिस्से हैं, मतलब रोबोट के कौन कौन से कंपोनेंट या घटक है। सबसे पहले रोबोट को क्या चाहिए? पावर सोर्स मतलब ऊर्जा का स्रोत चाहिए। तो रोबोट को काम करने के लिए बैटरी, सौर ऊर्जा या सीधे विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो आप इसे याद रखेंगे जी, है हमारे रोबोट का पावर सोर्स या ऊर्जा स्रोत कहलाएगा हमारे क्या? बैटरी, सौर ऊर्जा या फिर सीधा सीधा इलेक्ट्रिसिटी। फिर एक्चुएटर्स की बात करते हैं। रोबोट्स में क्या होते हैं? एक्चुएटर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ऊर्जा को गति में बदलते हैं। ये एक्चुएटर्स क्या करते हैं? ऊर्जा को गति में बदलने का काम करते हैं। जैसे हमारे मोटर्स, मोटर्स क्या करते हैं? पहियों और भुजाओं को घुमाने के लिए मोटर्स चाहिए। लीनियर एक्चुएटर्स की बात करें तो चीजों को धकेलने के लिए या फिर खींचने के लिए लीनियर एक्चुएटर्स चाहिए। फिर हाइड्रोलिक न्यूमेटिक की बात करें
तो हवा या तरल के दबाव में भारी काम करने के लिए किसके? हवा या तरल के दबाव में भारी काम करने के लिए हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे क्या होते हैं? एक्चुएटर्स कहते हैं, जो क्या करते हैं? ऊर्जा को गति में बदलने का काम करते हैं। फिर आता है हमारे सेंसर्स। सेंसर्स की बात करें तो रोबोट की आँखें, त्वचा होती है। क्या सेंसर्स क्या होती है? रोबोट की त्वचा और आँखें होती है, जो बाहरी दुनिया से जानकारी जुटाती है। जैसे देखने के लिए कैमरा होता है, रुकावट पहचानने के लिए प्रॉक्सिमिटी सेंटर होता है, संतुलन के लिए जायरोस्कोप होता है और गर्मी के लिए तापमान सेंटर होता है, सेंसर होता है। तो इस तरह सेंसर होते हैं हमारे बहुत सारे, जिसमें हमने उदाहरण भी देखे, जो हमारी इसकी आँखें और त्वचा की तरह कार्य करता है, जो क्या करता है? बाहरी दुनिया से जानकारी जुटाते हैं। जैसे देखने के लिए तो क्या होता है? कैमरा होता है, रुकावट पहचानने के लिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, हमारे संतुलन के लिए जायरोस्कोप होता है, तो गर्मी के लिए क्या? तापमान सेंसर होता है। फिर आता है हमारे कौन सा? कंट्रोलर। कौन सा आता है? कंट्रोलर मतलब नियंत्रक। इसकी बात करें तो रोबोट का मस्तिष्क मतलब सीपीयू होता है। कंट्रोलर क्या होता है? रोबोट का मस्तिष्क या सीपीयू होता है। और ये क्या है? सेंसर से मिलने वाले डेटा को प्रोसेस करता है। क्या? सेंसर से जो भी डेटा प्राप्त होता है उसे क्या करता है? प्रोसेस करता है। और सॉफ्टवेयर कोड के अनुसार, किसके अनुसार? सॉफ्टवेयर कोड के अनुसार रोबोट के हिस्सों को काम करने का कमांड देता है। क्या करता है? रोबोट के हिस्सों को काम करने का कमांड देता है। किसके अनुसार? सॉफ्टवेयर कोड के अनुसार। फिर आता है मैनिपुलेटर। क्या था? मैनिपुलेटर की बात करें तो रोबोट का वो हिस्सा, क्या है? रोबोट का वह भौतिक हिस्सा जो गति करता है। जैसे हमारे रोबोटिक आर्म होती है, ये हमारे क्या कहलाते हैं? मैनिपुलेटर कहलाते हैं, जो भौतिक हिस्सा गति करता है। फिर एंड इफेक्टर की बात करें तो रोबोट की भुजा के हिस्से पर लगा हुआ टूल। क्या? रोबोट की भुजा के सिरे पर लगा हुआ विशेष टूल, जैसे चीजों को पकड़ने के लिए ग्रिपर होता है, वेल्डिंग मशीन या फिर सर्जरी का ब्लेड। ये हमारे एंड इफेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंड इफेक्टर कहलाते हैं। फिर आता है लोकोमोशन सिस्टम, मतलब गति तंत्र की बात करें तो रोबोट को चलने फिरने में मदद करता है। गति तंत्र क्या करता है? रोबोट को चलने फिरने में मदद करता है, जैसे हमारे पहिए, ट्रैक या फिर कृत्रिम पैर। फिर फीडबैक तंत्र की बात करें तो सेंसर क्या है? लगातार नियंत्रक मतलब कंट्रोलर को जानकारी भेजते रहते हैं, ताकि रोबोट अपनी गलतियों में सुधार कर सके और सटीक रूप से काम कर सके। तो हमने रोबोट के बहुत सारे घटक देखे। चित्र में हम घट को एक बार वापस देख लेते हैं। जैसे हमारे एक मानव रोबोट है, इसमें ऊर्जा सोर्स के फॉर्म में बैटरी, सौर ऊर्जा या सीधे विद्युत रूप काम आ सकती है। फिर एक्चुएटर्स की बात करें तो इसमें 3 चीजें होती है। एक तो मोटर्स होती है, जो हमारे पहियों और भुजाओं को घुमाने के लिए काम आती है। लीनियर एक्चुएटर्स क्या होते हैं? हमारे धकेलने या खींचने के काम आते हैं। और हाइड्रोलिक या फिर न्यूमेटिक की बात करें तो भारी काम के लिए आते हैं। तो सेंसर की बात करें तो ये हमारी क्या? तो रोबोट्स की त्वचा या आँखें होती है, जिसमें कैमरा, प्रॉक्सिमिटी, जाइरोस्कोप और तापमान मतलब तापमान नापने के लिए होता है। फिर बात करें कंट्रोलर, जो हमारा मस्तिष्क, ये सीपीयू होता है, ये डेटा प्रोसेस करता है और सॉफ्टवेयर कोड के अनुसार कमांड देता है। फिर मैनिपुलेटर की बात करें तो भौतिक हिस्सा जो गति करता है, जैसे हमारा रोबोटिक आर्म होती है। फिर एंड इफेक्टर की बात करें तो भुजा के सिरे पर लगा विशेष टूल, जैसे हमारा ग्रिपर, वेल्डिंग मशीन, सर्जरी का ब्लेड, ये हमारे क्या? एंड इफेक्टर कहलाते हैं। चित्र में भी हम देख सकते हैं। फिर फीडबैक तंत्र की बात करें तो सेंसर क्या? नियंत्रक को जानकारी भेजते हैं, ताकि रोबोट अपनी गलतियों को सुधार सके। गति तंत्र की बात करें तो चलने फिरने में मदद करने के लिए गति तंत्र काम आता है, जैसे पहिए, ट्रैक है, कृत्रिम पैर है, ये सब क्या है? हमारे रोबोट के प्रमुख घटक। अब हम देखेंगे भारत में रोबोटिक्स का ऐतिहासिक विकास, तो मतलब इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ भारत में रोबोटिक्स का। तो 1980 के दशक की बात करें जब इसमें नींव पड़ी थी, तो टीआईएफआर, इसकी टीआईएफआर की बात करते हैं, टाटा इंस्टीट्यूशनल फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की बात करें, जो कहाँ है? मुंबई में। तो इसने क्या? भारत का पहला रोबोटिक कदम उठाया था। तो पहला भारत का रोबोटिक कदम किसने उठाया? टीआईएफआर ने। तो डीआरडीओ ने रक्षा क्षेत्र के लिए सीएआईआर मतलब सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स की स्थापना की थी, तब 1980 के दशक में। तो टीआईएफआर ने भारत का पहला रोबोटिक कदम उठाया, साथ ही साथ डीआरडीओ ने रक्षा क्षेत्र के लिए सीएआईआर की स्थापना की थी। फिर 1990 से 2000 के दशक की बात करें, जो हमारा औद्योगिकरण का दशक था, तो भेल और टाटा मोटर्स जैसी जो भारतीय कंपनियां थी, इन्होंने फैक्ट्रियों में रोबोट्स का उपयोग करना शुरू किया। कहा? फैक्ट्रियों में रोबोट्स का उपयोग करना शुरू किया। कुक्कार, एडब्ल्यूबी जैसे वैश्विक कंपनियों ने क्या? कुक्कार और हमारे एडब्ल्यूबी जैसी वैश्विक कंपनियों ने भारत में प्रवेश किया, और आईआईटी कानपुर और आईआईएससी जैसे बेंगलोर है, ऐसे संस्थानों ने रिसर्च सेंटर बनाए। तो इन संस्थानों में कहा? आईआईटी कानपुर, आईआईएससी बेंगलोर जैसे संस्थानों में क्या? इनके रिसर्च सेंटर बनते हैं। फिर बात करें 1920 के दशक की, जो हमारे क्या? वर्तमान स्थिति है। तो ग्रे ऑरेंज जो वेयरहाउस रोबोट है, तो ग्रे ऑरेंज जैसी कंपनियां लीड कर रही है, जैसे हमारे प्रोफेसर दब्बाला राजगोपाल, यानी राज रेड्डी भी कहते हैं। तो इनको क्या? भारतीय रोबोटिक्स और एआई का जनक माना जाता है। किसे? प्रोफेसर दब्बाला राजगोपाल को।
अब हम भारत सरकार के प्रमुख पहल की बात करेंगे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करेंगे रोबोटिक्स के मामले में। तो भारत को रोबोटिक्स हब बनाने के लिए भारत सरकार कई कदम उठा रही है। बात करें कौन कौन से कदम है जो भारत सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं, किसके लिए? भारत को रोबोटिक हब बनाने के लिए। सबसे पहले आती है 2023 की राष्ट्रीय रणनीति। तो 2030 तक भारत को ग्लोबल रोबोटिक्स लीडर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो कब तक? 2030 तक। किसके अंदर? रणनीति, जो हमारी राष्ट्रीय रणनीति 2023 के अनुसार। फिर पीएलआई योजना और मेक इन इंडिया 2.0 की बात करें, तो भारत में रोबोटिक्स मतलब ऑटोमोबाइल, फार्मा, धातु उद्योग के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को वित्तीय सब्सिडी दी जा रही है। कि हमारी पीएलआई योजना और जो मेक इन इंडिया योजना है हमारी 2.0, इसमें हमारे भारत में रोबोटिक्स मतलब ऑटोमोबाइल, फार्मा, धातु उद्योग के लिए, इसलिए धातु उद्योग के लिए स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कंपनी को वित्तीय सब्सिडी दी जा रही है। फिर बात करें एआईएम मतलब अटल इनोवेशन मिशन की बात करें, तो मेटा के साथ मिलकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स एफटीएल इनकी स्थापना की जा रही है। किसके साथ मिलकर? मेटा के साथ मिलकर हमारे फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स की स्थापना की जा रही है ताकि छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान मिल सके। बात करें नीति आयोग की, किसकी? नीति आयोग की एआई फॉर ऑल रणनीति की बात करें, किसकी? एआई फॉर ऑल रणनीति की बात करें, तो ये हमारे किस में? कृषि के अंदर। तो सटीक खेती के लिए मतलब प्रिसीजन फार्मिंग के लिए रोबोटिक ड्रोन का उपयोग करना, किसके लिए? प्रिसीजन फार्मिंग के लिए हमारे रोबोटिक ड्रोन का उपयोग करना। ये हमारे एआई फॉर ऑल जो हमारा किसका है? नीति आयोग का। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो रोबोटिक सर्जरी और स्मार्ट कृत्रिम अंगों के विकास। शिक्षा और स्मार्ट सिटी की बात करें तो एआई ट्यूटर्स, स्मार्ट कचरा प्रबंधन और ट्रैफिक नियंत्रण इसके अंदर शामिल किया जाता है। फिर अंतरिक्ष इसरो में उपयोग की बात करें तो चंद्रयान 3 का विक्रम या फिर हमारा प्रज्ञान रोवर था, और गगनयान मिशन के लिए हमारे एआई संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट जो हमारी योग मित्र है। तो ये हमारे क्या? नीति आयोग की रणनीतियां हैं। मतलब भारत सरकार की कुछ नीतियां हैं जिनके तहत हम जान सकते हैं कि भारत को रोबोटिक्स हब बनाने के लिए भारत सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है, जिसमें इसरो में उपयोग की बात कर रहे थे। अब बात करें कौशल निर्माण मतलब स्किल डेवलपमेंट की, तो एआईसीटीई के द्वारा हमारे इंजीनियरिंग कोर्स में बदलाव किया गया और आईआईटी बॉम्बे में ई यंत्रा जैसे प्रोग्राम के जरिए युवाओं को तैयार किया जा रहा है। तो ये तो हमने देख लिया भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। अब हम देखेंगे भारत में रोबोटिक्स की वृद्धि, आंकड़े और भविष्य की। क्या? भारत में रोबोटिक्स की वृद्धि, आंकड़े और भविष्य की बात करें तो बाजार में वृद्धि की बात करें तो 2024 से 2029 के बीच भारत में रोबोटिक्स बाजार की वार्षिक वृद्धि दर जो सीएजीआर है ये लगभग कितनी रहने की अंदाजा है? 8.26% रहने का अनुमान है, जो 2029 तक। कब तक? 2029 तक 664.40 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। कितना? 664.40 मिलियन डॉलर तक हमारे रोबोटिक्स का बाजार पहुंच जाएगा। वैश्विक स्थिति की बात करें तो भारत औद्योगिक रोबोट लगाने के मामले में किसमें? भारत क्या? औद्योगिक रोबोट लगाने के मामले में दुनिया में 10वें स्थान पे। किस पे? 10वें स्थान पे। 2016 से 2021 के बीच में भारत में ऑपरेशनल रोबोट्स की संख्या दुगनी मतलब कितनी? 33,220 यूनिट हो गई थी। आप इसे याद रखेंगे कब से कब तक? 2016 से 2021 के बीच में जो ऑपरेशनल रोबोट्स है इनकी संख्या दुगनी हो गई थी। फिर रोबोट घनत्व की बात है, रोबोट डेंसिटी की, तो 2021 में भारत के ऑटोमोटिव सेक्टर में, इसमें भारत के ऑटोमोटिव सेक्टर में हर 10,000 कर्मचारियों पर 148 रोबोट थे। कब? 2021 में। आप इसे याद रखें, 10,000 कर्मचारी पर कितने? 148 रोबोट थे। वही चीन की बात करें तो चीन में कितने? 10,000 कर्मचारी पर 772 रोबोट थे। जो ये दिखाता है कि भारत में अभी भी विकास की बहुत बड़ी गुंजाइश है। कहाँ? तो अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले। फिर रोजगार और अर्थव्यवस्था की बात करें तो रोबोटिक्स से नौकरियां कम होने की वजह नए और उच्च कौशल वाले रोजगार पैदा करने की उम्मीद है। ऐसा नहीं है रोबोटिक्स क्या करेगी? नौकरी को कम करेगी, ऐसा नहीं है, बल्कि ये क्या करेगी? नए और उच्च कुशल रोजगार पैदा करने की उम्मीद पैदा करती है। फिर नियर शोरिंग की बात करें तो नियर शोरिंग जैसी रणनीतियों के चलते भारत दुनिया के लिए एक नया क्या? नियर शोरिंग जैसी रणनीतियों के चलते क्या? भारत दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। तो रोजगार अर्थव्यवस्था की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे हमारा राष्ट्रीय रोबोटिक्स रणनीति का मसौदा जो हमारे 2023 के अंदर आया था। सबसे पहले इसकी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। जारी किसने किया? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। किसने? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने हमारे राष्ट्रीय रोबोटिक्स रणनीति का मसौदा जारी किया था। कब? 2023 में। जारी तिथि की बात करें तो 13 अक्टूबर 2023 को इसको जारी किया गया। इसके लक्ष्य की बात करें तो 2030 तक भारत को रोबोटिक्स के क्षेत्र में, या 2030 तक भारत को रोबोटिक्स के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर मतलब ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करना और इसकी परिवर्तनकारी क्षमता का अधिकतम लाभ उठाना, ये इसका प्रमुख लक्ष्य था। किसका? राष्ट्रीय रोबोटिक्स रणनीति का मसौदा का प्रमुख लक्ष्य था। बात करें मुख्य फोकस क्षेत्र की मतलब की फोकस एरियाज की बात करें, किसकी? की फोकस एरियाज की बात करें, इसमें आता है पहला विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग।
तो कारखानों में उत्पादकता बढ़ाने, क्या कारखानों में उत्पादकता बढ़ाने और कार्यों को स्वचालित मतलब ऑटोमेट करने के लिए रोबोटिक्स के उपयोग को बढ़ावा देना पहला फोकस क्षेत्र है। या विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा आता हमारा कौन सा, उद्योग 4.0, स्मार्ट, तेज और अधिक कुशल। या स्मार्ट, तेज और अधिक कुशल उत्पादन प्रणाली के निर्माण के लिए, या हमारे स्मार्ट, तेज और अधिक कुशल उत्पादन प्रणाली के निर्माण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई और रोबोटिक्स को एक साथ मिलाना हमारा क्या दूसरा फोकस क्षेत्र है। तीसरा आता हमारा सीपीएस। सीपीएस का मतलब फोकस क्षेत्र, सीपीएस का मतलब साइबर फिजिकल सिस्टम। साइबर फिजिकल सिस्टम हमारा तीसरा फोकस क्षेत्र है। तो ऐसी एआई संचालित तकनीकें विकसित करना, इसमें क्या किया जाएगा, ऐसी एआई संचालित तकनीकों को विकसित करना जो हमारे क्या कंप्यूटर मतलब वर्चुअल और वास्तविक दुनिया मतलब फिजिकल इनकी प्रणालियों के बीच बेहतर तालमेल बिठा सके। तो हमारा तीसरा फोकस क्षेत्र कौन सा, सीपीएस है। चौथा फोकस क्षेत्र लक्षित क्षेत्र है। तो इस रणनीति के तहत मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। और 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं, विनिर्माण, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और राष्ट्रीय सुरक्षा। तो ये हमारे 4 क्षेत्र है जिसमें हमारा लक्षित क्षेत्र के रूप में मुख्य फोकस दिया गया है। अब बात करें रणनीतिक ढांचा और नवाचार की, किसकी रणनीतिक ढांचा नवाचार की बात करें, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क की। तो राष्ट्रीय रोबोटिक्स मिशन जो हमारे इंडिया एआई पहल के तहत प्रस्तावित एक मिशन है। क्या राष्ट्रीय रोबोटिक्स मिशन क्या हमारे यह इंडिया एआई पहल के तहत क्या प्रस्तावित एक मिशन है जिसकी मुख्य जिम्मेदारी क्या है, पूरे देश में रोबोटिक्स रणनीति को सही ढंग से लागू करना। जिसकी मुख्य जिम्मेदारी क्या है, पूरे देश में रोबोटिक्स रणनीति को सही ढंग से लागू करना और इसकी निगरानी करना। दूसरा हमारा आता है क्या, दूसरा आता है हमारे को रोबोटिक्स नवाचार इकाई जो RIU है। रोबोटिक्स इनोवेशन यूनिट की बात करें तो ये एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में काम करेगी। कैसे, ये एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में काम करेगी और इसका काम नए विचारों मतलब इनोवेशन, रोबोटिक्स स्टार्टअप, शोध और पूरे इकोसिस्टम को बढ़ावा देना होगा। अब हम देखेंगे नवाचार के 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं। नवाचार के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। पहला आता है हमारा अनुसंधान और विकास, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। दूसरा आता है नई तकनीकों का प्रदर्शन और उनका सटीक परीक्षण करना। तीसरा व्यवसायीकरण मतलब कमर्शलाइजेशन और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला मतलब सप्लाई चेन विकसित करना। क्या क्या, व्यवसायीकरण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना मतलब सप्लाई चेन विकसित करना। आम जनमानस और उद्योगों में रोबोटिक्स को अपनाने के लिए जागरूकता पैदा करना। क्या, आम जनमानस और उद्योगों में क्या रोबोटिक्स को अपनाने के लिए जागरूकता पैदा करना। अब हम देखेंगे रोबोटिक्स का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। सबसे पहले देखेंगे कृषि क्षेत्र में मतलब एग्रीकल्चर में रोबोटिक्स का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे रोपण और बुआई में तो हमारा एक्स मशीन X100, ये एक मशीन है एक्स मशीन X100। जैसे रोबोट खेतों में बीजों की बुआई, उर्वरकों का छिड़काव स्वायत्त रूप से कर सकते हैं, अपने आप ही कर सकते हैं। कौन सी मशीन है, एक्स मशीन X100। ये हम देख रहे हैं कृषि के अंदर रोबोटिक्स का उपयोग। फिर खरपतवार और कीट नियंत्रण की बात करें, किसकी, खरपतवार कीट नियंत्रण की बात करें। कृषि बोर्ड का उपयोग मुख्य फसलों को नुकसान पहुंचाए बिना, कृषि बोर्ड का उपयोग कहाँ करेंगे, मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाए बिना हमारे अवांछित पौधे मतलब खरपतवार को हटाने के लिए किया जाता है। फिर सटीक खेती प्रिसीजन फार्मिंग की बात करें तो मिट्टी और फसलों की निगरानी करके, तो मिट्टी और फसलों की निगरानी करके पानी और खाद का सटीक उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। क्या किया जाता है, मिट्टी और फसलों की निगरानी करके खाद और पानी का सटीक उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। इसमें हमारा किसान एआई मतलब पानी और उर्वरक की मात्रा सुझाने वाला टूल है। कौन सा, किसान एआई। और हमारा नेप्पा प्रोजेक्ट जो हमारा जीपीएस आधारित उर्वरक छिड़काव जैसी मशीनें शामिल की जा रही है। किसमें, प्रिसीजन फार्मिंग के अंदर क्या किया जा रहा है, किसान एआई और नेप्पा प्रोजेक्ट इन जैसी तकनीकों को शामिल किया जा रहा है। ड्रोन का उपयोग क्या है, हमारे फसल की स्वास्थ्य निगरानी के लिए किया जा रहा है। किसका, ड्रोन का उपयोग किसमें किया जा रहा है, फसल की स्वास्थ्य निगरानी के लिए किया जा रहा है। फिर कटाई और छिड़काव की बात करें तो स्वचालित कपास चुनने वाली जो रोबोट है, क्या स्वचालित कपास चुनने वाले रोबोट निको रोबोटिक्स स्प्रेयर जो हमारे कैमरों की मदद से कीटनाशकों का सटीक छिड़काव 60% तक कीटनाशक बचाता है। जो हमारे छिड़काव करके क्या 60% तक कीटनाशक को बचाता है। ये खेती को बहुत ज्यादा आसान बनाते हैं। तो रोबोट का हमारे खेती के अंदर उपयोग देख लिया हमने। आप देखेंगे मल्टीटास्किंग और प्रबंधन के अंदर, क्या मल्टीटास्किंग और प्रबंधन के अंदर की बात करें तो फार्म साथी जैसे वाहन एक साथ जुताई और छिड़काव कर सकते हैं। क्या फार्म साथी जैसे जो वाहन होते हैं ये क्या करते हैं, एक साथ जुताई और छिड़काव कर सकते हैं। कटाई के बाद छटाई और पैकिंग के लिए भी रोबोट्स का उपयोग किया जाता है। ये तो हमने कृषि के अंदर देखा। अब देखेंगे हम स्वास्थ्य देखभाल के अंदर मतलब हेल्थ केयर के अंदर देखें तो सर्जरी निदान की बात करें तो दा विंसी सर्जिकल सिस्टम, या दा विंसी सर्जिकल सिस्टम का उपयोग हमारे हृदय और गुर्दे की, या हृदय और गुर्दे की जटिल और न्यूनतम चीरे वाली जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी होती है जो दिखाई नहीं देती, तो हमारी क्या कौन सी मशीन है, दा विंसी सर्जिकल सिस्टम का उपयोग करके हृदय और गुर्दे की जटिल और न्यूनतम चीरे वाली सर्जरी में होता है। और यास्कवा जो रोबोट्स है ये लैब्स में सैंपल्स को प्रोसेस करते हैं। कौन से,
यस्कवा जो हमारे रोबोट से ये क्या करते हैं, सैंपल्स को प्रोसेस करने का काम करते हैं। तो रिहेबिलिटेशन की बात करें, पुनर्वास की बात करें, तो लोकोमेट जैसी प्रणाली है क्या करती है, स्ट्रोक और रीढ़ की हड्डी के मरीजों को, क्या स्ट्रोक या फिर रीढ़ की चोट के जो मरीज हैं इनको दोबारा चलने में मदद करती, कौन सी, हमारे लोकोमर्ट। बात करें हमारे टेलीमेडिसिन और सहायता की, किसकी, टेलीमेडिसिन और सहायता की बात करें, तो मित्रा जो ह्यूमनॉइड रोबोट है, मित्रा ह्यूमनॉइड रोबोट ने कोविड-19 के दौरान डॉक्टर और मरीजों के बीच बिना संपर्कीय संवाद स्थापित किया, किसने, मित्रा ने। इसके अलावा एआई नेविगेशन वाली जो व्हील चेयर है, या एआई नेविगेशन वाली व्हील चेयर मरीजों की आवाजाही में मदद करती है, कौन सी, एआई नेविगेशन वाली व्हील चेयर। फिर दवा वितरण और सफाई की बात करें तो हमारे कर्मी रोबोट है, क्या, कर्मी बोट और हमारे मेड बोट है, इनका उपयोग अस्पताल में मरीजों को तक दवा पहुंचाने और कीटाणु शोधन के लिए किया जाता है, किसका, हमारे मेड बोट और कर्मी बोट का। फिर नैनो बोट की बात क्या करें तो बायोनिम्स जैसे हमारे अत्यंत सूक्ष्म उपकरण शरीर के अंदर दवा पहुंचाने और स्वास्थ्य निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है, किसका, नैनो रोबोट्स जैसे हमारे बायोनिम्स। अब हम बात करें रक्षा और सुरक्षा के अंदर, मतलब डिफेंस के अंदर रोबोट्स का इस्तेमाल, तो सैन्य रोबोट के प्रकार की बात करें तो इसमें हमारे लॉजिस्टिक्स के लिए, क्या, लॉजिस्टिक्स के लिए हमारे मानव रहित वाहन यूएवी और यूजीवी होते हैं, हमारे किसके लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए मानव रहित विमान होते हैं। आपदाओं में बचाव रोबोट, खुफिया जानकारी के लिए टोही रोबोट, और स्वॉट्स जैसे हमारे सशस्त्र रोबोट है, हथियार लेस, जो हथियारों से लेस होते हैं, तो इस तरह के रोबोट हमारे क्या, सेना के अंदर शामिल किए जा रहे हैं। भारतीय रक्षा क्षेत्र में कौन कौन से रोबोट काम में लिए जा रहे हैं, जैसे रोबोटिक बडी, क्या, रोबोटिक बडी की बात करें तो 15 किलो तक वजन उठाने और बम निष्क्रिय करने में सक्षम है, क्या, हमारे रोबोटिक बडी। ऑटोनोमस वेपनाइज्ड बोट स्वार्म्स की बात करें तो तटीय निगरानी और समुद्री गश्त के लिए काम आता है हमारा ऑटोनोमस वेपन, हमारे बोट स्वार्म्स। फिर रोबोसेन की बात करें तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया रोबोसेन हमारी निगरानी और दीवार पर चढ़ने में सक्षम है, कौन, हमारे रोबोसेन, क्या, हमारे डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया जो निगरानी और दीवार पर चढ़ने में सक्षम है। फिर म्यूल की बात करें तो मल्टी यूटिलिटी लैंग्ड इक्विपमेंट, क्या, मल्टी यूटिलिटी लैग्ड हमारे इक्विपमेंट की बात करें तो -40 डिग्री से हमारे +55 डिग्री तापमान में सीढ़ियां चढ़ने और 15 किलो वजन उठाने में सक्षम है हमारे म्यूल। फिर आरओवी दक्ष की बात करें तो एक्सरे विजन और पानी के जेट का उपयोग करके, क्या, एक्सरे विजन और पानी के जेट का उपयोग करके हमारे रिमोट से बम को निष्क्रिय करने वाला वाहन हमारा आरओवी दक्ष। तो हमने रक्षा क्षेत्र में हमारे रोबोटिक्स को देखा, अब देखेंगे उद्योग और लॉजिस्टिक्स के अंदर, क्या, उद्योग और लॉजिस्टिक्स के अंदर हमारे रोबोटिक्स को देखें तो सामग्री प्रबंधन की बात करें तो कीवा सिस्टम जो अमेजन रोबोटिक्स है और हमारे ग्रे ऑरेंज रोबोटिक्स, क्या, हमारे ग्रे ऑरेंज रोबोट्स, ये हमारे क्या, गोदामों में सामानों की छटाई, पैकिंग और परिवहन को स्वचालित रूप से करते हैं, कौन सा, कीवा सिस्टम, ये तुम्हारा अमेजन रोबोटिक्स के अंदर है। और ग्रे ऑरेंज रोबोट्स ये सब क्या करते हैं, हमारे गोदामों के अंदर सामानों की छटाई, पैकिंग और परिवहन को स्वचालित रूप से करते हैं। तो विनिर्माण और असेंबली की बात करें तो फैनुक, FNUC, ये रोबोट क्या करते हैं, इनका उपयोग हमारे ऑटोमोटिव वेल्डिंग में होता है, किसमें होता है, ऑटोमोटिव वेल्डिंग में हमारे किसका उपयोग किया जाता है, फैनुक, FNUC रोबोट्स का उपयोग। और सिस्मेंटिक के द्वारा, या सिस्मेंटिक्स के द्वारा भारत में बने सहयोगात्मक रोबोट जो कोबोट्स कहलाते हैं, असेंबली लाइनों में काम आता है, किसमें आते हैं, असेंबली लाइनों में काम आते हैं हमारे कोबोट्स, जो हमारे क्या, सहयोगात्मक रोबोट्स को हम कोबोट्स कहते हैं, कोलैबोरेटिव रोबोट्स। बात करें हमारे गुणवत्ता नियंत्रण की तो शस्त्रा रोबोट्स में के टेस्टिंग आर्म्स, जो शस्त्रा रोबोट्स है इनके टेस्टिंग आर्म्स इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की टेस्टिंग के समय 256 दिन से घटाकर मात्र 15 दिन कर देते हैं। जो टेस्टिंग का समय है उपकरणों की, टेस्टिंग का समय 256 दिन में जो काम होता था उसको घटा के कितने, 15 दिन में ही कर देते हैं। अब बात करेंगे आपदा प्रबंधन और सफाई के अंदर, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर रोबोटिक्स किस तरह से काम आती है। शहरी सफाई की बात करें तो जेन रोबोटिक्स के द्वारा निर्मित बैंडिकूट, कौन सा, बैंडिकूट विश्व का पहला एआई सक्षम रोबोट है जो सीवरेज और मैनुअल की सफाई करके मैनुअल स्क्वेंजिंग के जोखिम को खत्म करता है, कौन सा, हमारा बैंडिकूट। बात करें आपदा राहत की तो बोरवेल में फंसे बच्चों को निकालने के लिए विशेष रेस्क्यू रोबोट्स, चक्रवात जैसे हमारे अम्फान के दौरान नुकसान के आकलन के लिए ड्रोन, और सक्रिय जगहों से में जीवित लोगों को खोजने के लिए स्नेक रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो विशेष परिस्थितियों की बात करें तो रासायनिक रिसाव को रोकने और चुनौतीपूर्ण जगहों पर आग बुझाने, मतलब ऑल टेरेन फायर फाइटर के लिए विशेष रोबोट तैयार किए गए हैं, क्या, हमारे ऑल टेरेन फायर फाइटर के लिए क्या, हमारे विशेष रोबोट तैनात किए जाते हैं। फिर ग्रिड बूट्स की बात करें, ग्रिड बूट्स पानी के भीतर मतलब अंडर वाटर टैंकों की सफाई करते हैं, कौन, ग्रिड बूट्स। अब हम बात करें स्मार्ट सिटी और विविध अनुप्रयोग, या स्मार्ट सिटी के अंदर कौन कौन से काम आ सकते हैं रोबोट्स और कौन कौन से और जगह काम आ सकते हैं। स्मार्ट सिटी की बात करें तो कचरे के वर्गीकरण के लिए स्वचालित प्रणाली और सुरक्षित परिवहन
और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए हमारे ऑटोनोमस व्हीकल स्मार्ट शहरों का भविष्य है। क्या स्मार्ट शहरों का भविष्य का हमारे ऑटोनोमस व्हीकल्स। कुछ खास रोबोट्स की बात करें जैसे सोफिया है, ये हैंसन रोबोटिक्स की मशीन है। कौन सी? सोफिया। तो इंसानी भावनाओं को पहचानने और बातचीत करने में सक्षम है। एआई एम्बेसडर है हमारी कौन सी? सोफिया। फिर हमारा आईरो टूना, ये भारत का पहला अंडर वाटर रोबो। क्या? अंडर वाटर रोबो है हमारे कौन सा? आईरो टूना, जिसका मतलब है रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। आरओवी का मतलब रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है अंडर वाटर, जो हमारे 100 मीटर गहराई तक बांधों और पाइपलाइन की निरीक्षण कर सकता है। कितना? 100 मीटर की गहराई तक बांधों और पाइपलाइनों का निरीक्षण कर सकता है। फिर मिनी मिंत्रा की बात करें तो बुजुर्गों की देखभाल करने, उन्हें गिरने का पता बताने और परिवार को सूचना देने वाला साथी रोबोट हमारे कौन सा? मिनी मित्रा। फिर माइका की बात करें तो बच्चों को पढ़ाने और उन्हें भावनात्मक मतलब समर्थन देने वाला आईओटी आधारित रोबोट है कौन सा? माइका। फिर व्योम मित्र की बात करें तो इसरो के द्वारा गगनयान, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान है, तो गगनयान मिशन के लिए विकसित एक इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट है, जिसका मतलब होता है अंतरिक्ष मित्र। और वैसे क्या? व्योम मित्र। हाल ही के समय में देखें तो हमारे रोबोट्स के बढ़ते उपयोग के क्या क्या कारण है। अब वर्तमान में रोबोट्स का उपयोग बढ़ रहा है, क्यों? पहला कारण आता है सस्ती लागत, कॉस्ट इफेक्टिव। तो जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही है, रोबोट्स के निर्माण और संचालन की लागत कम हो रही है। लंबे समय में देखें तो रोबोट अब इंसानी श्रम की तुलना में अधिक सस्ते साबित हो रहे हैं, जिसके कारण क्या कंपनियां उत्पादन लागत घटाने के लिए स्वचालन मतलब ऑटोमेशन की तेजी से अपना रही है। तो बेहतर क्षमताओं की बात करें मतलब एनहांस्ड कैपेबिलिटीज, तो एआई मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और उच्च कंप्यूटिंग क्षमता के कारण आज के जो रोबोट है बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। और वे अब क्या केवल दोहराए जाने वाले कार्य नहीं करते, बल्कि जटिल और डेटा आधारित निर्णय लेने में भी सक्षम हो गए हैं। बढ़ती मांग की बात करें, इंक्रीजिंग डिमांड की, तो विश्व स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग वस्तुओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। जो मैन्युफैक्चरिंग वस्तुएं हैं उनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। चीन जैसे देश बड़े पैमाने पर रोबोटिक्स में भारी निवेश कर रहे हैं। कौन से? चीन जैसे बड़े देश भी क्या रोबोटिक्स में भारी निवेश कर रहे हैं, ताकि वे कम समय में अधिक उत्पादन कर सके और वैश्विक विनिर्माण में सबसे आगे रह सके। अब हम बात करें रोबोटिक्स में उत्पन्न होने वाले कौन कौन से अवसर है, कि रोबोटिक्स से उत्पन्न होने वाले कौन कौन से अवसर मतलब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो नवाचार, रचनात्मकता की बात करें मतलब इनोवेशन और क्रिएटिविटी की। तो रोबोटिक्स केवल पुरानी नौकरियां खत्म नहीं कर रहा, बल्कि हमारे नए उद्योगों और करियर के नए नए रास्ते भी खोल रहा है। रोबोट डिजाइनिंग, मेंटेनेंस और प्रोग्रामिंग जैसे क्षेत्रों में असीम संभावनाएं पैदा हो रही है। फिर कार्यबल का उन्नयन की बात करें, अपस्किलिंग वर्कफोर्स की, तो नई तकनीकों को आने से शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारी मांग पैदा हो रही है। कि शिक्षा प्रशिक्षण के क्षेत्र में क्या हमारे भारी मांग पैदा हुई है। कर्मचारी को अब रोबोट्स के साथ काम करने मतलब ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेशन जिसे कोबोट कहते हैं, इसके लिए नई नई स्किल सिखाई जा रही है। फिर हमारे रोबोटिक्स डिविडेंड की बात करें, किसके? रोबोटिक्स डिविडेंड की बात करें तो स्वचालन से काम की गति और सटीकता बढ़ती है, जिसका सीधा असर क्या देश की अर्थव्यवस्था भी पड़ता है। आंकड़ों के अनुसार देखें तो प्रति श्रमिक रोबोट की संख्या में 1% की वृद्धि होने से कुल उत्पादन में हमारे 0.1% का इजाफा होता है। तो प्रति श्रमिक रोबोट की संख्या में यदि 1% की वृद्धि कर दी जाए तो कुल उत्पादन क्षमता में 0.1% का इजाफा अपने आप ही हो जाएगा। बात करें प्रक्रियाओं का सरलीकरण की मतलब स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस की, तो रोबोट्स का उपयोग अब सिर्फ कारखानों तक सीमित नहीं है। इसका आज उपयोग लॉजिस्टिक्स मतलब सामान की आवाजाही, सेल्फ ड्राइविंग कारों और इन्वेंट्री मतलब गोदामों में प्रबंधन जैसी प्रक्रियाएं हैं, इनको तेज और त्रुटिहीन बनाने में किया जा रहा है। तो प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा रहा है रोबोट्स के माध्यम से। अब हम देखेंगे भारत में रोबोटिक्स के मामले में कौन कौन सी समस्या आ रही है मतलब चुनौती की बात करें तो पहली समस्या आती है सीमित कुशल कार्यबल मतलब लिमिटेड स्किल्ड वर्कफोर्स। तो भारत में 2021 तक 33,220 से भी अधिक औद्योगिक रोबोट काम कर रहे थे। हालांकि इन जटिल मशीनों को ऑपरेट करने, प्रोग्राम करने और सुधारने वाले प्रशिक्षित पेशेवर की भारी कमी रही है। फिर उच्च पूंजी लागत और कम घनत्व की बात करें मतलब हाई कॉस्ट और लो डेंसिटी की बात करें तो रोबोटिक्स सिस्टम लगाना बहुत महंगा हो गया है। यही कारण है कि भारत में रोबोट घनत्व प्रति 10,000 कर्मचारी के पर रोबोट की संख्या मात्र 3 ही है, जबकि हमारे चीन में 505 और दक्षिण कोरिया में 2,589 इस मामले में बहुत आगे है। बात करें हमारा दक्षिण कोरिया और भी आगे आगे। फिर आयात और निर्भरता की बात करें, इम्पोर्ट डिपेंडेंस की, तो भारत रोबोटिक्स के हार्डवेयर और पुर्जों के लिए काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। इससे क्या है केवल लागत न केवल लागत बढ़ती है, बल्कि हमारी जो सप्लाई चेन है मतलब आपूर्ति श्रृंखला में भी बाधाएं आती है। क्यों? क्योंकि हमें इसके लिए क्या आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। फिर सीमित अनुसंधान और विकास की बात करें, किसकी? सीमित अनुसंधान और विकास की बात करें मतलब लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो भारत में रोबोटिक्स पर होने वाला शोध रिसर्च काफी कम है। ज्यादातर भारतीय प्रोजेक्ट केवल हमारे विदेशी तकनीकों की नकल तक सीमित होते हैं। किसके? हमारी विदेशी तकनीकों की नकल तक सीमित है, जबकि
वास्तविक नवाचार पर कम से कम ध्यान दिया जाता है। फिर बुनियादी ढांचे की समस्याओं की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज की, तो रोबोट्स को सुचारू रूप से काम करने के लिए निर्बाध बिजली और हाई स्पीड इंटरनेट मतलब 5G वाईफाई की जरूरत होती है। और भारत की ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में इनकी कमी स्वचालन में बहुत बड़ी बाधा के रूप में काम आती है। मतलब बहुत बड़ी बाधा है इंटरनेट और 5G स्पीड। फिर श्रम बाजार में बदलाव की बात करें, श्रम बाजार में बदलाव और बेरोजगारी के डर, तो स्वचालन के कारण क्या कई पारंपरिक नौकरी खतरे में हैं। कर्मचारियों को नई तकनीक से के हिसाब से खुद को ढालने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। बात करें मैं आर्थिक असमानता ध्रुवीकरण की, इकोनॉमिक हमारी इनइक्वालिटी की बात करें, तो रोबोटिक्स का एक नुकसान ये भी है कि इससे हमारे उच्च कौशल वाले क्षेत्रों में तो विकास हो जाएगा, लेकिन हमारे कम कौशल वाले क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ सकती है, जिससे समाज में क्षेत्रीय और आर्थिक असमानता पैदा हो सकती है। बात करेंगे हम रोबोटिक्स से जुड़े हुए कौन कौन से नैतिक और सामाजिक पहलुओं की बात करें, तो हमारे सांस्कृतिक प्रतिरोध, तो भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में क्या स्वचालन को शक की नजर से देखा जाता है। पारंपरिक उद्योगों और श्रमिक यूनियनों में ये डर बना रहता है कि रोबोट क्या इंसानों का रोजगार छीन लेंगे। ये सबसे बड़ा पहलू है। फिर आता है आर्थिक विभाजन की बात करें, तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो रोबोटिक्स के कारण कम आय वाले क्षेत्रों में नौकरियों का नुकसान और उच्च आय वाले क्षेत्रों की तुलना में दुगुना होता है। कि कम आय वाले क्षेत्रों में या नौकरी का नुकसान क्या उच्च आय वाले क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा होता है। और इसका फायदा कौन उठाते हैं? बड़े बड़े उद्योगपति उठाते हैं, जबकि हमारे छोटे और मध्यम उद्योग पिछड़ जाते हैं किसमें? रोबोटिक्स के उपयोग में। तो पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें, तो खराब हो चुके जो रोबोट्स होते हैं उनकी बैटरियां, इलेक्ट्रॉनिक कुल पुर्जे ये हमारे ई कचरे का रूप ले लेते हैं, ई वेस्ट का रूप ले लेते हैं। यदि इनका ठीक तरह से निपटान नहीं किया गया तो भारत के लिए यह बहुत बड़ा पर्यावरणीय संकट बन सकता है। बात करें गोपनीयता संबंधी मुद्दों की, प्राइवेसी कंसर्न की बात करें, तो स्मार्ट रोबोट्स अपने सेंसर और कैमरों के माध्यम से लगातार डेटा इकट्ठा करते रहते हैं, और इस भारी मात्रा में व्यक्तिगत और व्यावसायिक डेटा के लीक होने का या फिर दुरुपयोग होने का हमें खतरा हमेशा बना रहता है। फिर रेगुलेशन अकाउंटेबिलिटी की बात करें, विनियमन और जवाबदेही की बात करें, यदि कोई स्वायत्त मतलब ऑटोनोमस रोबोट वाली कोई गलती कर दे, यदि कोई स्वायत्त रोबोट कोई गलती कर दे या फिर दुर्घटना कर दे, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार का एक्सीडेंट हो जाए या मेडिकल सर्जरी से रोबोट से सर्जरी में गलती हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? रोबोट बनाने वाली कंपनी की, प्रोग्रामर की या मालिक की? ये एक सबसे बड़ी कानूनी और नैतिक चुनौती है कि गलती किसकी होगी। फिर एल्गोरिथमिक पूर्वाग्रह की बात करें, तो रोबोट्स क्या उसी डेटा के आधार पर काम करते हैं जिस पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। यदि फीड किया गया डेटा पक्षपाती है, बायस्ड है, तो रोबोट भी क्या रंग, जाति और लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण निर्णय ले सकता है। जिस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा कौन सा? रोबोटिक्स। इसके बारे में काफी डिटेल से जानकारी ली। इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।